नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र आईएएस एकेडमी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब से हम आपके लिए डेली बेसिस पे यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर से संबंधित जो एमसीक्यूज हैं उनसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा वो करेंगे, जिससे कि दोस्तों आपके पास चाहे जो सेकेंड पेपर की बात हो या फिर फर्स्ट पेपर की बात हो, सभी की दोस्तों जो कंप्लीट तैयारी है वो आपके पास पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से लगातार हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी से संबंधित जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन है उसकी जो सेकेंड आपका पेपर है उसको तो क्लासेज आपको दी जा रही हैं, लेकिन अब दोस्तों हम आपके लिए डेली बेसिस पर बात करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। दोस्तों, ये जो एमसीक्यूज हम डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे, दोस्तों ये डिटेल डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि हम एक थ्योरी की क्लास भी लेंगे जिसमें हम हर एक टॉपिक को, चाहे वो टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे वो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड हो, या फिर आपका कम्युनिकेशन हो, या फिर किसी भी प्रकार का जो टॉपिक है आपके सेकंड फर्स्ट पेपर में, उन सभी को हम लोग थ्योरी बेसिस पे भी डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार के एमसीक्यू सीरीज में दोस्तों हम लोग क्विक रिकैप करेंगे, मतलब कि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको विद इन टाइम जो दोस्तों उसका आंसर बताया जाएगा कि चार ऑप्शंस में से कौन से आंसर सही, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इससे ये होगा कि दोस्तों हम लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और उनकी डिटेल एनालिसिस जो है दोस्तों, जब हम लोग थ्योरी पेपर एक बार पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद दोस्तों हम डिटेल्ड एमसीक्यूज एनालिसिस कैसे किया जाता है उसकी भी वीडियोस आप लोगों के लेके आएंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको अब से लगातार जो है यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर से संबंधित जो आपकी जो क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगी दोस्तों, इसलिए जल्दी से चैनल पे जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, साथ ही यदि आपने हमारा अभी तक प्ले स्टोर से रुद्र एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से जाइए डाउनलोड कीजिए दोस्तों। वहां पे आपको यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के दोस्तों जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो भी मिलेगा, साथ में यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के जो आपके मॉक टेस्ट सीरीज हैं वो भी जल्द ही आपको वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ में यदि आप हिस्ट्री से यूजीसी नेट के प्रिपरेशन करते हैं या फिर आर्कियोलॉजी से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों, तो भी दोस्तों उसके जो मॉक टेस्ट सीरीज है और उनके जो बैचेस दोस्तों वहां पे स्टार्ट कर दिए गए हैं, ये दोस्तों आप चाहें तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए और मैं बता दीजिए एक बार कि क्या आप सभी तक हमारी आवाज और वीडियो क्वालिटी दोनों बेहतर रूप से पहुंच पा रही है या नहीं, जिसके पश्चात दोस्तों इन क्वेश्चंस को जल्दी से हम लोग क्विक रिकैप करें, इन क्वेश्चंस के आंसर जो है आप लोगों के साथ शेयर करें। दोस्तों, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसके पश्चात जो है आप इन क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बताइए। ठीक है, तो हम सब चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन सीरीज की तरफ। जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए और मैं बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टिसिपेटरी रिसर्च। आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शंस दिए गए हैं कि दोस्तों जो पार्टिसिपेटरी रिसर्च है उनमें उसके लिए कौन से जो ये चार स्टेटमेंट हैं वो सही नहीं है, ट्रू नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो दोस्तों दिया है वो दिया है कि इट रिकॉग्नाइजेज नॉलेज एज अ पावर। ये जो है दोस्तों जो पार्टिसिपेटरी रिसर्च है ये नॉलेज को एज अ पावर जो है दोस्तों ये रिकॉग्नाइज करता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है दोस्तों, इट एम्फेसाइजेज पीपल एज एक्सपर्ट। ये जो पीपल्स हैं उनको एक्सपर्ट के रूप में जो है एम्फेसाइज करता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है दोस्तों, इट इज अ कलेक्टिव प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। यह जो है दोस्तों कि आपके जो इंक्वायरी का एक कलेक्टिव प्रोसेस है पार्टिसिपेटरी रिसर्च। और चौथा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी दिया है, इट्स सोल पर्पस इज द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। इसका जो सोल पर्पस है वो नॉलेज का प्रोडक्शन है। ये बात किसकी कर रहा है? बात कर रहा है पार्टिसिपेटरी रिसर्च के। आपको पता होगा रिसर्च के कई सारे टाइपोलॉजी हैं, उनमें से जो पार्टिसिपेटरी रिसर्च है वो इनमें से कौन सा जो फैक्ट है, चार में से कोई एक ऐसा आपको इसमें फैक्ट है जो कि ट्रू नहीं है और आपको उसी को क्या करना है? रिकॉग्नाइज करना
करना है, उसी को आपको पहचानना है। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर, इसका सही उत्तर क्या होगा, ये आप बताने का प्रयास कीजिए। देखिए बात की जा रही इसमें सिंपल से मैंने बता दिया कि आपको पार्टिसिपेटरी रिसर्च के आधार पे इनमें से कौन सा फैक्ट सही नहीं है उसका आंसर करना है। बताइए भाई क्या सही होगा, आप में से कोई बताए व्हाट इज द राइट आंसर। नहीं पता, हाँ या ना में भी जवाब दे सकते हैं भाई, बताइए। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इट्स सोल पर्पस इज द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज जो है इसका ट्रू फैक्ट नहीं है। इसका सही आंसर जो आपको जो तीन यहां पर दिए हैं ये तो इसके क्या हैं, आपके इनके जो स्टेटमेंट है वो तो सही दिया गया है कि इट रिकॉग्नाइजेस नॉलेज एज अ पावर। अच्छा एक चीज और भी जानिए कि जब भी क्वेश्चंस कीजिए कि जो आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं उनको तो ध्यान में रखिए, साथ में दूसरे क्वेश्चंस के जो आपके ऑप्शंस के जो क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए चलिए। तो ये जो तीन फैक्ट है स्टेटमेंट इसको लिख लीजिएगा। आप लिखेंगे कैसे, याद कैसे करेंगे, तो अपने नोट्स में पार्टिसिपेटरी रिसर्च करके ये तीन पॉइंट उनके फीचर्स के रूप में जो है वहां पे ऐड कर लीजिएगा कि जो पार्टिसिपेटरी रिसर्च है वो नॉलेज को एज ए पावर रिकॉग्नाइज करता है, ये पीपल्स को एज एक्सपर्ट एम्फसाइज करता है, और ये जो है प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी का एक कलेक्टिव क्या है, प्रोसेस है। ठीक है, तो ये किसके फीचर्स हैं, ये आपके पार्टिसिपेटरी रिसर्च के जो है यहाँ पे फीचर्स क्या किए गए, बताए गए हैं। ठीक है, चलिए सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, तब तक एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम आप लोगों के लिए अब लगातार आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री और यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर से संबंधित सभी प्रकार के जो वीडियोस हैं आप लोगों को लगातार अब मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग इन द प्रेजेंट डे। वर्तमान समय में जो लर्निंग है उसका सबसे इफेक्टिव मोड क्या है। आपके सामने ऑप्शंस दिया गया है कि क्या वो सेल्फ स्टडी है, या फिर जो है वो ब्लेंडेड लर्निंग्स है, या फिर जो है फेस टू फेस लर्निंग्स है, या फिर जो है वो ई लर्निंग है। प्रेजेंट डे आप जानते हैं देयर आर वेरियस टाइप ऑफ लर्निंग्स मेथड, तो इनमें से कौन सा जो मेथड है दोस्तों जो कि इस समय क्या है यह सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, इसको आपको बताना है। बताइए क्या होगा, सेल्फ स्टडी होगा या फिर अदर्स होंगे, इनको आपको बताने का प्रयास करना है। व्हाट इज द राइट आंसर, बताइए भाई, आप में से कोई बता सकता है इसका सही आंसर क्या होगा। डी, जूली जी कह रही हैं डी होगा। ठीक है, और भी बताइए, इस समय ई लर्निंग है। ठीक है, और भी कोशिश कीजिए भाई, बताइए क्या होगा। देखिए बात को समझने का प्रयास कीजिए, इस क्वेश्चन में सीधे तरीके से पूछा, एक टर्म पे फोकस किया गया, दैट इज इफेक्टिव मोड की बात की गई है। ई लर्निंग इफेक्टिव कितना है आप भी जानते हैं। वर्तमान समय में यदि आपको कोई वीडियो कॉलिंग के थ्रू गूगल मीट से, जूम से, या फिर आपको जो है यूट्यूब से मैं पढ़ा रहा हूं, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि फेस टू फेस लर्निंग से होगा। तो सबसे प्रेजेंट डे कंडीशन में जो सबसे इफेक्टिव मोड ऑफ टेक्नोलॉजी है फॉर द लर्निंग दैट इज फेस टू फेस लर्निंग। तो ये अभी भी जो है वर्तमान समय में फेस टू फेस लर्निंग जो है ये प्रेजेंट डे की सबसे इफेक्टिव लर्निंग के रूप में जानी जाती है। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। तो गायत्री जी ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी एंड जूली जी ने आंसर किया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ओके, और भी लोग बताएं, कोशिश कीजिए भाई। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके कम्युनिकेशन टॉपिक से। देखिए अलग अलग टॉपिक जब भी हम डिस्कस करेंगे टॉपिक ना, तो वहां पे अलग अलग टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे हम आपको डिस्कस करेंगे। मिसलेनियस होंगे, टोटल आपके यूनिट 1 टू यूनिट 10 से संबंधित सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि किसी एक टॉपिक पे भी हम लेंगे। ठीक है, हम अभी जो जल्द ही आप लोगों को जो टॉपिक वाइज चीजें हैं, आप सभी जानते हैं आपके यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 में आपका पूरा सिलेबस डिवाइडेड है।
जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, आपके बाकी अदर्स चीजें हैं। तो उसमें से हम एक एक टॉपिक वाइज जो है उसकी भी क्लासेस लेंगे, उसकी थ्योरी क्लासेस भी होंगी और उनकी एमसीक्यू क्लासेस की डेडिकेटेड टॉपिक वाइज भी होंगी, और जो है हम ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चन जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इवॉल्व्स एंड ओपन डोर पॉलिसी। तो कौन सा कम्युनिकेशन या फिर संप्रेषण का प्रकार है जो कि इन्वॉल्व्स होता है किसके अंदर, वो ओपन डोर पॉलिसी के अंदर। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन मेथड, दैट इज द नेम इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, आइदर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, विजुअल कम्युनिकेशन या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। व्हाट इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। बताइए भाई, कम्युनिकेशन का वो कौन सा टाइप है दोस्तों जो कि यहां पर जो आप देख पा रहे हैं उसमें क्या होगा, ओपन डोर पॉलिसी के लिए जो है वो आपका इन्वॉल्व होगा, फॉर्मल होगा कि इनफॉर्मल होगा कि विजुअल होगा या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, जल्द देखिए अभी का पेपर जो है वो आपका इंग्लिश में है, मैं जल्द ही इसको बाइलिंगुअल कर दूंगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी कल से यदि मैं क्वेश्चन पेपर आप लोगों को बनाऊंगा तो कल से जो है मैं इसको इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों में लाने का प्रयास करूंगा। तो बस आज के लिए प्लीज आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, कल से हम लोग बाइलिंगुअल क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में बेटे संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण में टॉपिक से आपके कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जो कम्युनिकेशन की जो चेन है उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। हालांकि इसका जो सही आंसर होगा दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर किया है स्मार्ट एग्जाम कार्ड पॉइंट के द्वारा। ठीक है, वेरी गुड, गायत्री दीदी ने बिल्कुल सही आंसर किया है और राज बल्लभ शाह के द्वारा बिल्कुल सही आंसर किया गया है, वेरी गुड। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है दैट इन्वॉल्व्स एन ओपन डोर पॉलिसी। ठीक है, अब जब कम्युनिकेशन टॉपिक पढ़िएगा तो कम्युनिकेशन पढ़ते समय उनके फीचर्स, उनके टाइप्स और उनके साथ में जो भी अदर आपके फैक्ट हैं उनको नोट कीजिएगा। हालांकि मैं एक एक टॉपिक वाइज चीजें जो हैं मैं जल्द ही उस पर डिटेल्ड क्लास लेने वाला हूं, जो कि इस पूरे सेशन में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप सभी जरूर जुड़िए। एक एक छोटी से छोटी चीजों को हम लोग ग्राफ मेथड से पढ़ेंगे और एक एक माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस वहां पे करूंगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तब तक एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम सभी जो है दोस्तों डेली बेसिस पे रात में 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है दोस्तों आपको लाइव मिलेंगे। तो यहाँ पे जरूर जुड़िए और आपके जो क्वेश्चन पेपर फर्स्ट है उसकी तैयारी को नया आयाम दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड द लेवल ऑफ टीचिंग। तो कौन सा 4 में से ये ऑप्शन है जो कि लेवल ऑफ टीचिंग में प्रिस्क्राइब्ड नहीं किया गया है। ठीक है, ऑप्शन है आपका मेमोरी को नहीं किया गया है ए, दूसरा अंडरस्टैंडिंग को नहीं किया गया है, तीसरा रिफ्लेक्टिव को नहीं किया गया है, या फिर चौथा डिफरेंशिएशन को नहीं किया गया। विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ विच वन इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड द लेवल ऑफ टीचिंग। बताएं भाई क्या सही आंसर होगा, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बताइए बाकी लोग भी कोशिश करें। व्हाट इज द राइट आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखिए, जब भी आंसर कीजिए तो कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कीजिए। जैसे आप लोग ऑप्शन नंबर 2 B 3 4 बता रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन का नंबर मेंशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर बता रहे हैं, 5th के। अच्छा एक चीज और भी जान लीजिए, जब भी कभी ऑनलाइन जुड़िए तो अपने आप को खुद से क्या करिए, वैल्यूएट कीजिए कि आपने कितने क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस कीजिए। मान लीजिए कि आज हमने आपके साथ जो है 10 या फिर 20 क्वेश्चन किए, तो आपने इन 10-20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए। इससे आप डेली बेसिस पे अपने आप को एक प्रकार से टेस्ट के लिए, अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। जब आप रैंडमली करेंगे आप ये नहीं पता करेंगे कि कितना सही हुआ कितना गलत, और अगले दिन कोशिश करेंगे कि उससे हम बेहतर करें। तो ये चीजें आपकी एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो बताइए भाई इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा जो कि प्रिस्क्राइब नहीं की गई है टीचिंग के लिए। ठीक है, गायत्री जी ने डी बताया है, स्मार्ट एग्जाम कार्ड पॉइंट 4, जूली जी डी, ठीक है, प्रियंका कुमारी जी डी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। द राइट आंसर इज डिफरेंशिएशन। द डिफरेंशिएशन इज द नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन द लेवल ऑफ टीचिंग। बाकी जो 3 है
मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी आप इस यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर को देखें तो यहां पे तुरंत आप अपने नोट्स में लिखिए कि टीचिंग इन द लेवल ऑफ टीचिंग द प्रिस्क्राइब्ड मैटर इज, मेमोरी को प्रिस्क्राइब किया गया है, अंडरस्टैंडिंग को प्रिस्क्राइब किया गया है एंड रिफ्लेक्टिव प्रिस्क्राइब किया गया है। तो यहां से आपको क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ मटेरियल्स भी जो हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। रही बात इसके पीडीएफ की, ठीक है, तो इसके पीडीएफ के लिए आप हमें जो है कि जो चैनल का नंबर है 9936344448 इस पे भी मैसेज कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप बना दे रहा हूं, वहां पे आपको डेली बेसिस पे जो भी चीजें हम डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में उसकी पीडीएफ जो है वो अगले दिन आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ध्यान से सुनिएगा, फिर आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि व्हाट इज द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन द क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब आप जानते हैं कम्युनिकेशन जो क्लासरूम के अंदर होती है स्टूडेंट और टीचर के बीच या फिर अदर कंपोनेंट के बीच, तो ये जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है उसमें कौन सा सिक्वेंशियल ऑर्डर होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है कि पहले नॉलेज होगा, नॉलेज के बाद इंटरेस्ट होगा, फिर इवोल्यूशन होगा, फिर अवेयरनेस होगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि नहीं, पहले अवेयरनेस होगा, फिर इंटरेस्ट होगा, फिर इवोल्यूशन होगा, फिर जाके लास्ट में नॉलेज मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है बेटे कि नहीं, पहले हम सबसे पहले इवोल्यूशन करेंगे, फिर उससे अवेयरनेस करेंगे, फिर नॉलेज होगा, फिर इंटरेस्ट होगा। एंड द ऑप्शन नंबर डी इज इंटरेस्ट, नॉलेज, इवोल्यूशन एंड अवेयरनेस। व्हाट इज द राइट आंसर? इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए, एक आंसर आ चुका है, स्मार्ट एग्जाम कार्ड पॉइंट के द्वारा आंसर दिया गया, फिफ्थ का 4 होगा। ठीक है, और भी लोग बताइए, फिफ्थ का 4 बताया जा रहा है, बाकी लोग बताएं भाई। देखिए, शिक्षा के बारे में, क्लास के बारे में सबसे पहले जरूरी है किसकी? अवेयरनेस की। ठीक है, किसकी जरूरत है सबसे पहले? अवेयरनेस की। इसमें मुझे जो आंसर मिले हैं, जूली जी ने आंसर किया है, गायत्री जी ने आंसर किया है और राज वल्लभ जी ने आंसर किया है। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। The first one is what is the sequential element in the class communication? That is, the first one is awareness. Awareness से interest पैदा होगा, interest evolution, and the last one is knowledge. So the answer is option number B for the question number is 5. ठीक है, तो अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवोल्यूशन एंड द नॉलेज, इसको प्लीज यहां पे अपने नोट्स में इंडिकेट कर लीजिए कि व्हाट इज द सिक्वेंशियल ऑर्डर एलिमेंट ऑफ द क्लास रूम कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ध्यान से सुनिएगा, फिर इनको आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। तब तक जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बताइए, आज आप सभी कितने क्वेश्चंस करेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दूं या फिर क्वेश्चन नंबर 20 तक करना चाहेंगे या फिर क्वेश्चन नंबर 30 तक करना चाहेंगे? बताइए भाई, आप सभी जो है कितने क्वेश्चंस करना चाहेंगे? बताइए, 10, 20, 30, कितना? ठीक है, कोई बात नहीं, बी होगा। वेरी गुड, जूली जी ने आंसर किया है भाई, बी होगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। कितना क्वेश्चंस करना चाहेंगे? 10, 20, 30, कितना? 20। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो डेली बेसिस पे हम लोग 20 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। फिगर आउट द कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमने अभी बताया कि कम्युनिकेशंस के देयर आर वेरियस टाइप, वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो उनमें से जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इन अ क्लासरूम फॉर्म द फॉलोइंग। तो इनमें से आपको ये पहचानना है उस कंपोनेंट को जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कि क्लासरूम के अंदर किए जाते हैं। अब आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं ए, बी, सी एंड डी। क्या दिया गया? तो ए में दिया गया कि फेशियल एक्सप्रेशन, उससे कल्चरल स्पेस एंड सिटिंग अरेंजमेंट। द सेकेंड वन इज स्पीड ऑफ utterance, account and the feel good factor, high sound, teacher learner distance, physical ambitions and the facial expression, personal space and the kinetics। बताएं क्या होगा? ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ये आप तब कर पाएंगे जब आपने कम्युनिकेशन के जो वेरियस टाइप्स होंगे
आप सभी बिल्कुल चिंता ना कीजिए, मैं जब पढ़ाऊंगा, जब थ्योरी की क्लास होगी कम्युनिकेशन की, तो इनके एक एक कंपोनेंट को जैसे अभी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजनस लग रहा है, तो वहां पे मैं एक एक कंपोनेंट को जो है वो अलग अलग करके पढ़ाऊंगा, तो चीजें बहुत आसानी से और लंबे समय तक याद होंगी। बिकॉज ऑफ दैट कि हम लोग जब भी डिस्कशन करेंगे तो हमारा जो मेथड होगा वो ग्राफ मेथड के आधार पर पढ़ेंगे। अभी तक आप लोगों ने जब भी ये पढ़ा है, आप जब भी फर्स्ट पेपर पढ़ते हो तो वो आप पढ़ते हो कहानी के रूप में, पॉइंट्स के रूप में। हम जब पढ़ेंगे तो ग्राफ मेथड के रूप में पढ़ाएंगे, तो ये लंबे समय तक आपको याद होगा। चलिए, राज वल्लभ जी ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर 2, फिर उन्होंने खुद आंसर बदल लिया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, और भी लोग कोशिश करें, बताएं भाई क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, बताइए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, फेशियल एक्सप्रेशन, पर्सनल स्पेस एंड द काइनेटिक्स। ठीक है, ये आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो कि क्लासरूम में होते हैं, यह उनके कंपोनेंट्स के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप अपने क्वेश्चंस को ध्यान में रखें कि आपने कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही किए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज दैट द रिएक्शन ऑफ द ऑडियंस इन कम्युनिकेशन और कॉल्ड एज। अब कम्युनिकेशन के अंदर जो ऑडियंस का रिएक्शन होता है वो क्या कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन दिया गया है, फीडबैक कहलाता है, कि कोडिंग कहलाता है, कि नॉइज कहलाता है, कि डिकोडिंग कहलाता है। अभी हमने आपको जो पहला क्वेश्चन कराया था तो हमने बात कहा था कि जो चेन है, ठीक है, कम्युनिकेशन की चेन होती, जहां से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है और जहां पे कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रहा है, उसके बीच में कई सारे एलिमेंट्स आते हैं, फैक्ट आते हैं। तो उसी में से जहां से कम्युनिकेशन ऑडियंस के रिएक्शन की बात कर रहा है उसको क्या कहते हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिया गया, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये प्ले ग्रुप का क्वेश्चन है आपकी यूजीसी नेट के लिए। फीडबैक, कोडिंग, नॉइज या फिर डिकोडिंग, बताइए भाई क्या होगा। सेवेंथ का वन गायत्री जी, स्मार्ट काज पॉइंट, जूली जी, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी कह रहे हैं कि सेवेंथ का क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप सभी से बिल्कुल हम सहमत भी हैं। तो जो आपका ऑडियंस के द्वारा जो रिएक्शन दिया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, वह क्या कहलाता है, फीडबैक कहलाता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। 64 तोपों की सलामी आप लोगों को भेजी जाती है, स्वीकार करें। क्वेश्चन क्या है कि पोजीशन पेपर्स आर, इनमें से जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं बेटे, उनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा पोजीशन पेपर है। ठीक है, पोजीशन पेपर कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि कंपाइलिंग ऑफ एकेडमिक आर्टिकल्स, पहला। दूसरा, प्रोवाइडिंग रिव्यू आर्टिकल्स। तीसरा, ऑफरिंग अ सिनॉप्सिस ऑफ एक्सटेंडेड रिसर्च। एंड द फोर्थ वन इज हाईलाइटिंग द इश्यूज एंड द डिपिक्शन ऑफ स्टेटस। तो इनमें से कौन सा पोजीशन पेपर है। कंपाइलिंग ऑफ एकेडमिक आर्टिकल्स है, प्रोवाइडिंग रिव्यू आर्टिकल्स है, ऑफरिंग अ सिनॉप्सिस ऑफ एक्सटेंडेड रिसर्च है, या फिर दोस्तों हाईलाइटिंग द इश्यूज एंड द डिपिक्शन ऑफ स्टेटस है। बताइए क्या होगा। सिंपल सा है भाई, बताइए। ये आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसर्च एप्टीट्यूड से जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है संबंधित है ये पे क्वेश्चन। बताइए 7th का ए, प्रियंका जी ने 7th का बताइए, इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूं, बताइए क्या होगा। पोजीशन ऑफ पेपर्स की बात कर रहा है, क्या होगा, व्हाट इज द राइट आंसर। 8th का डी। चलिए एक आंसर आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्मार्ट एग्जाम कार्ड पॉइंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है सही होगा। हाईलाइटिंग द इश्यूज एंड द डिपिक्शन ऑफ द स्टेटस इज पोजीशन पेपर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आज हमारे जो प्ले स्टोर है उसको चाहे तो आप डाउनलोड करके वहां से भी जो चीजें हैं ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग precautions is not needed at the time of finalizing a research report। अब आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रिकॉशन
की आवश्यकता नहीं है जब आप रिसर्च रिपोर्ट को फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि ऑल फाइंडिंग्स आर रिलेटेड टू द रिसर्च क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन। ऑप्शन बी दिया गया है कि वैलिडिटी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ डाटा आर इंश्योर्ड। ऑप्शन नंबर सी, जनरलाइजेशन ऑफ द स्टडी आर इन एग्रीमेंट विथ एग्जिस्टिंग थ्योरीज। एंड ऑप्शन नंबर डी, एनालिसिस एडॉप्टेड इन सुटेबल टू डाटा यूज्ड। बताइए भाई क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का ये रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, कोई बताया आप में से। हाँ, मैं भाई जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनका दुख दर्द पीड़ा समझ सकता हूं, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा। कल से पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा, ठीक है। आप सभी के लिए मेहनत की जा रही है, आप देख रहे हैं लगातार पसीना हो रहा है, उसके बावजूद जो है हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। गर्मी लगातार बढ़ रही है तो समस्याएं जो होंगी क्लास में पढ़ाने के दौरान होंगी, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। 9th का सी। दो आंसर आए हैं स्मार्ट एग्जाम कार्ड पॉइंट की तरफ से एंड प्रियंका जी की तरफ से एंड जूली जी की तरफ से, ठीक है, वेरी गुड। और भी लोग बताइए क्या होगा। 9 का 3, देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जहां तक मुझे ध्यान में या फिर समझ में आ रही चीजें, इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। आप सभी सी कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रही चीजें। मुझे जहां तक ये चीजें समझ में आ रही हैं, ये होगा एनालिसिस एडॉप्टेड इन द सुटेबल टू डाटा यूज्ड, जो कि आपके इसमें प्रिकॉशन के रूप में जब एक रिसर्च रिपोर्ट को फाइनलाइज किया जाता है, ठीक है, तो वहां पे इसका प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी बात कर रहे हैं कि जनरलाइजेशन ऑफ स्टडी इन एग्रीमेंट विद द एग्जिस्टिंग थ्योरीज। चलिए मैं इसको एक बार देख लूंगा, ठीक है, आप लोग भी इसको देख लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च इंक्वायर्ड इन, और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथोडोलॉजी ऑफ रिसर्च रिक्वायर्ड इन। ऑप्शंस आपके सामने जो है दोस्तों यहाँ पे दिए गए हैं। थीसिस, डिसर्टेशंस, सिनॉप्सिस एंड वर्कशॉप, सेमिनार पेपर, आर्टिकल्स एंड द कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार पेपर्स। बताइए क्या होगा। कोई बताए जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है मेथोडोलॉजी ऑफ द रिसर्च रिक्वायर्ड में, कौन इसमें इसके अंतर्गत आएगा। थीसिस आएगा, ठीक है, डिसर्टेशन या फिर वर्कशॉप, सेमिनार पेपर, कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार पेपर के साथ। 10th का 1, 10th का डी, 10th का 1, ठीक है। और भी बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, थीसिस और डिसर्टेशंस जो हैं ये आपके जो डिटेल्ड आपके डिस्क्रिप्शंस ऑफ मेथड्स ऑफ रिसर्च रिक्वायर्ड इन है उसके अंतर्गत ये आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, internal and external factors affecting message reception by the student in the classroom are referred to as। देखिए ये क्वेश्चन आपके कम्युनिकेशन का पार्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सर रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड को अलग से पढ़ा दीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। डोंट वरी, सभी टॉपिक्स आपको क्लियर कराए जाएंगे हमारी तरफ से जितना संभव हो सकेगा। आप सभी के लिए सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनसे डिस्कस हम करेंगे, ठीक है। चलिए तो आपके सामने क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के ऑप्शन दिए गए हैं, इनको फीडबैक कहेंगे, फ्रेगमेंटेशंस कहेंगे आपके, या फिर आर्कन कहेंगे, या फिर जो है नॉइज कहेंगे। क्या कहेंगे बताइए भाई।
11th का डी, ठीक है। और बताइए 11th का डी, अच्छा 11th का 1, ठीक है। और बताइए भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर जो डी है नॉइज, ये क्या है, सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज दैट, क्वेश्चन है कि टर्शियरी सोर्स ऑफ डाटा इज, जो डाटा का जो टर्शियरी सोर्स है वो क्या है, वो आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। सिंपल क्वेश्चन है ये, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिल्म्स, होर्डिंग्स एंड द पोस्टर्स, क्या ये टर्सरी सोर्स हैं, या फिर गवर्नमेंट गैजेट, या फिर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स हैं। दूसरा, तीसरा दिया गया इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम द बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, और चौथा ऑप्शन दिया गया डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द पॉलिसी पेपर। तो इनमें से बताना है कि कौन आपके टर्शियरी सोर्स ऑफ डाटा के रूप में जो है यह जाना जाएगा। बताइए, सिंपल सा है। अब इससे सिंपल तो क्वेश्चन आपके नहीं आएगा भाई। बताओ क्या होगा, कोई बता सकता है आप में से? टर्शियरी सोर्स ऑफ डाटा की बात कर रहा है, जो तृतीयक आपका स्रोत है डाटा का, ठीक है, उसके तृतीयक स्रोत की बात कर रहा है। भाई सिंपल सी बात है, फिल्म्स की बात कर रहा है, होर्डिंग्स की बात कर रहा है, आपके पोस्टर्स की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। दूसरा, जो सरकार की तरफ जो गठन प्रस्तुत किया जाता है, या फिर जो न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं, या फिर जो मैगजीन्स आते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ऑप्शन 3 बात कर रहा है कि ऐसे इंफॉर्मेशन जो कि कहां से प्राप्त किए जाते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंड सोर्स से प्राप्त किए जाते हैं, प्राथमिक और द्वितीय स्रोत से। तीसरा ऑप्शन दिया गया कि डाटा कलेक्टेड फ्रॉम पॉलिसी पेपर। बताइए 12 का बी, ठीक है। 12 का सी, प्रियंका जी ने आंसर किया है, जूली जी ने 12 का सी, राज वल्लभ जी ने सी बताया है, गायत्री जी ने सी बताया है, स्मार्ट कार्ड पॉइंट 12 का बी बता रहे नहीं। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे इंफॉर्मेशंस जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा हैं, उनसे क्या किया गया हो, डिराइव्ड किया गया हो, वो आपके टर्शियरी सोर्स ऑफ डाटा के रूप में जो है जाने जाते हैं। सो आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सो अभी आपको जब डाटा के सोर्स हम पढ़ाएंगे, अभी टॉपिक आएगा आपके सामने, तो वहां पे जो है हम चर्चा आपसे करेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ध्यान से सुनिए, फिर आंसर करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द मेथड ऑफ डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन। ठीक है, इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, जिनमें से एक बताना है कि कौन सा डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन का मेथड है। ऑप्शंस आपके सामने ये दिए गए हैं, ए, बी, सी एंड डी। ठीक, ऑप्शंस क्या क्या दिया गया है भैया? ऑप्शंस दिया गया है कि द टीचर कंडक्ट एवोल्यूशन एट द बिगिनिंग ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, पहला ऑप्शन है। दूसरा, द टीचर कंडक्ट एट द एंड ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आंसर इंडेड सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड आंसर इंडेड सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड एन इंटरनल असेसमेंट टेस्ट। बताइए क्या होगा, इनमें से कौन जो है वो मेथड ऑफ डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन का पार्ट है? पहला, जो कि टीचर बिगिनिंग ऑफ द टीचर लर्निंग प्रोसेस में जो कंडक्ट करता है एवोल्यूशन का वो, या फिर दूसरा जो है कि टीचर जो कि एट द एंड में करता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की कंडक्ट वो, या फिर तीसरा आंसर एंड एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, या फिर इंटरनल असेसमेंट जो टेस्ट होता है वो। बताइए क्या होगा? 13 का 3 बता रहे हैं, ठीक है, जूली जी बी बता रहे हैं, राज वल्लभ जी सी बता रहे हैं। बाकी लोग भी बताएं क्या होगा 13 का? कोई एक तरफ भी जाओ भाई। 13 का ए होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसका जो फैक्ट है, इस चीज को ध्यान में रखिए, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे में क्लास डेली होगा आपसे,
इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। जो टीचर के द्वारा कंडक्ट ऑफ इवोल्यूशन किया जाता है कि वो भी कब, जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का क्या होता है, बिगिनिंग होता है, ठीक है, उस समय जो है वो जो मेथड है बिलोंग्स टू द डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है उसका सही होगा। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, ठीक है भैया। अरे भैया तुम गुस्साओ मत यार, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि व्हेन 2 और मोर सक्सेसिव फुटनोट्स, लीजिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से। तो जो क्वेश्चन है कि व्हेन 2 और मोर सक्सेसिव फुटनोट्स रेफर द सेम वर्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। यदि फुटनोट्स में, आप सभी जानते हैं कि जब हम पेपर लिखते हैं या फिर कोई आर्टिकल लिखा जाता है तो आप नीचे क्या करते हैं, फुटनोट्स लिखते हैं। तो यदि उस फुटनोट्स में 2 या 2 से अधिक जो सक्सेसिव फुटनोट्स हैं वो लिखे जाएं किसी सेम वर्क के लिए, तो उनमें से कौन यूज में लाया जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने जो है वो दिया गया है, इसमें से किसको जो है वो हम यूज में लाएंगे, बताइए। 14th का बी, ठीक है, आईबिड, इट एल, ओपसिट, बताइए क्या होगा। पंद्रह ही क्वेश्चंस करते हैं आज, ठीक है। 15 हम लोग कल कर लेंगे, 15 आज करते हैं, 15 कल करेंगे, फिर बाकी दिन जो है वो अलग करेंगे, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा भाई बताइए। ऑप्शंस नंबर कुछ बी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, कोई डी बता रहा है, ठीक है। और भी लोग बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ठीक है। जब डिटेल में पढ़ाएंगे तो इन चीजों के बारे में एक एक करके पूरी की पूरी जानकारी जो है वो आपको दी जाएगी, ठीक है। कैसे याद करना है, कैसे फर्स्ट पेपर के नोट्स बनाने हैं। देखिए यदि आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको पता है कि आप तभी जाके अब जो है आपके पीएचडी में एडमिशन होंगे, अब कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है। कारण ये है कि पहले आपके पास था RET, आपके पास था SET, आपके पास था CUET PhD। अब ये सभी प्रोग्राम जो है सरकार ने कर दिया इसका क्या, टाटा बाय बाय खत्म, ठीक। अब आपको देना होगा जो नेट का पेपर होता है UGC नेट, वही जो है अब आपका एक लाठी बचा है, सहारा बचा है। तो अब आपको हर हालत में इसमें 3 कैटेगरी हो गई है, आपको पता ही होगा, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकेंड एंड कैटेगरी थर्ड। वे बच्चे जो कि JRF क्वालिफाइड होंगे, वे बच्चे जो नेट क्वालिफाइड होंगे, और वे बच्चे जो JRF नेट तो नहीं है लेकिन उनके कुछ ऐसे नंबर हैं जो कि PhD में एडमिशन के लायक हैं। तो इन 3 कैटेगरी में से यदि आप किसी में भी होते हैं तो आपका PhD में एडमिशन होगा, नहीं तो फिर बेटे राम नाम, फिर वही समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, जल्दी से एक बार देख लेते हैं, और उसके पश्चात जो है हम लोग कल की क्लास में इसी समय डेली बेसिस पे इसी समय जो है दोस्तों हम आपसे मुलाकात करेंगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगला है कि प्रैग्मेटिक एजुकेशनल फिलॉसफी वुड बिलीव दैट, जो प्रैग्मेटिक एजुकेशनल फिलॉसफी है वो किस में बिलीव करती है, मतलब क्या बिलीव करती है। ऑप्शंस आपके सामने जो है वह दिए गए हैं, ठीक है। क्या है वो कि ऑल लर्निंग्स इज डिपेंडेंट ऑन द टीचर, जो भी सभी लर्निंग्स हैं वो आपके किस पे डिपेंडेंट है, वो आपके टीचर पे डिपेंड है, ठीक। दूसरा है कि लर्निंग इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लर्निंग क्या है, एक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ऑल लर्निंग इज डिपेंडेंट ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस, तो जो भी लर्निंग्स हैं वो टाइम पे,
प्लेस पे एंड जो है सरकमस्टांसेस अर्थात परिस्थितियों पे जो है वो क्या करती है, डिपेंड करती है, निर्भर करती है। एंड द फोर्थ आंसर ऑप्शन इज लर्निंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट। ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, बताइए क्या होगा। लर्निंग एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या है, एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। तो इसमें से आपको बताना है कि जो प्रैग्मेटिक एजुकेशनल फिलॉसफी है वो क्या है, इन चार में से आपको बताना है। चलिए भाई, एक राज वल्लभ जी ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी, स्मार्ट कार्ड एजुकेशन के द्वारा आंसर किया गया ऑप्शन नंबर 4, वेरी गुड। प्रियंका जी ने आंसर किया ऑप्शन नंबर 4 एंड जूली जी ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर 4। और भी लोग बताएं भाई क्या होगा। देखिए ये सिंपली एजुकेशनल फिलॉसफी की बात नहीं किया गया है, एक बात ध्यान को रखिए, ये बात किया गया है प्रैग्मेटिक एजुकेशनल फिलॉसफी की बात कर रहा है, ठीक है। तो जो प्रैग्मेटिक एजुकेशनल फिलॉसफी है, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द लर्निंग दैट डिपेंडेड ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम, प्लेस एंड द सर्कमस्टांसेस। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। ये दोस्तों कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड टू इंश्योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन स्पेसिफिक मार्केट्स। तो जो स्पेसिफिक मार्केट्स है उसमें क्या कुछ रिक्वायर्ड होता है फॉर इंश्योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपके एडवांटेज के रूप में। द ऑप्शंस इज, आपके सामने चार ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से बताना है क्या सही आंसर होगा। एक्सेस टू कैपिटल, कॉमन ऑफिस बिल्डिंग्स, सुपीरियर नॉलेज या फिर जो है कॉमन मेटल्स। कौन सी चीजें जो है दोस्तों इनमें से इंश्योर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए जो स्पेसिफिक मार्केट है उसमें रिक्वायर्ड है। इसमें आपका एक्सेस टू कैपिटल है, कॉमन ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, सुपीरियर नॉलेज है या फिर कॉमन मेटल्स हैं। बताइए भाई, ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। जल्दी से दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। बताइए, बहुत सिंपल सा है। देखिए व्हाट इज द राइट आंसर, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जो सुपीरियर नॉलेज है, सुपीरियर नॉलेज रिक्वायर्ड होता है फॉर द इंश्योरिंग टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द स्पेसिफिक मार्केट। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि व्हाट डज द टर्म येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू। जो येलो जर्नलिज्म है उसका तात्पर्य क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, ये किसको इंडिकेट करता है, ये आपको बताना है। बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए। आपके एग्जाम में जो है कई सारे टॉपिक जो है आपके जो छोटे छोटे आपके चीजें हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, तो जब भी पढ़िए तो टर्मिनोलॉजीज जो है उनको ध्यान में रखिए। तो यहां पे बात किसकी की गई है, येलो जर्नलिज्म की बात की गई है। व्हाट डज मीन, सेंसेशनल न्यूज अबाउट टेररिज्म एंड द वायलेंस को कहते हैं, या फिर सेंसेशनलिज्म एंड द एक्सेजरेशंस टू अट्रैक्ट रीडर्स या फिर व्यूवर्स के लिए जो न्यूज जर्नलिज्म की जाती है वो येलो जर्नलिज्म है, या फिर सेंसेशनल न्यूज अबाउट आर्ट्स एंड कल्चर, एंड द फोर्थ वन इज सेंसेशनल न्यूज प्रिंटेड ऑन येलो पेपर। व्हाट इज द येलो जर्नलिज्म मीन्स, बताए भाई येलो जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है। ऐसा जर्नलिज्म जो कि सेंसेशनल न्यूज के रूप में येलो पेपर के ऊपर प्रिंट हो, वो होगा क्या, या फिर आर्ट और कल्चर से संबंधित वो सेंसेशनल न्यूज होना चाहिए क्या, या फिर वो न्यूज टेररिज्म एंड वायलेंस के ऊपर होना चाहिए, या फिर ऐसा कोई न्यूज जो कि व्यूअर्स या फिर रीडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो एग्जैजरेट फॉर्म में या फिर सेंसेशनल फॉर्म में जो है वो बताया गया हो। तो कौन सा होगा येलो जर्नलिज्म का मतलब, बताइए क्या होगा। एनी वन ऑफ यू, किसी को जानकारी है व्हाट इज द राइट आंसर, बताइए भाई। सिंपल सा है, नहीं पता, हाँ या ना में भी जवाब दे दीजिए भाई। चलिए बता देता हूं, देखिए जब भी येलो जर्नलिज्म की बात की जाएगी तो ऐसा कोई न्यूज
या फिर ऐसी कोई आपकी पब्लिसिटी या स्टंट कह लीजिए जिसके द्वारा जब वो सेंसेशनलिज्म और एग्जाजरेशन फॉर्म में हो, जिससे कि वो अट्रैक्ट करे, किसको अट्रैक्ट करे, रीडर्स एंड व्यूअर्स को अट्रैक्ट करे, दे कॉल्ड येलो जर्नलिज्म। उसे हम किस रूप में जानते हैं, येलो जर्नलिज्म के रूप में जानते हैं। सो दैट्स व्हाई द आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसका मतलब क्या होगा कि जो येलो जर्नलिज्म है उसका मतलब ये होता है कि ऐसी कोई सेंसेशनलिज्म या फिर एग्जैजरेशन जिससे कि जो व्यूअर्स या फिर उनके जो रीडर्स हैं वो क्या हो, अट्रैक्ट हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आपके सामने है। तब तक दोस्तों जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि दोस्तों आपके पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। क्वेश्चन क्या दिया गया दोस्तों, द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इंटरमीडिएट एप्लीकेशन इज, द रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इंटरमीडिएट एप्लीकेशन इज, द ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से क्या ऑप्शन होगा। ऑप्शन कॉन्सेप्चुअल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च या फिर एम्पिरिकल रिसर्च। बताए भाई, जो रिसर्च स्ट्रीम ऑफ इंटरमीडिएट एप्लीकेशन की बात कर रहा है, तो इसमें से कौन सा होगा, कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होगा कि एक्शन रिसर्च होगा कि फंडामेंटल रिसर्च होगा या फिर एम्पिरिकल रिसर्च होगा। बताइए भाई, व्हाट इज द राइट आंसर, किसी को जानकारी है क्या होगा, बताइए। नहीं पता, चलिए देखिए, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जो आपका एक्शन रिसर्च है, दैट इज द स्ट्रीम ऑफ द इंटरमीडिएट एप्लीकेशन। क्या है ये, एक्शन रिसर्च आपके इंटरमीडिएट एप्लीकेशन का स्ट्रीम है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ इवेल्युएटिंग that access the learning process to provide continuous feedback to the student during instruction। तो जो स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसके दौरान जो फीडबैक है, ठीक है, उसमें जो एक्सेस लर्निंग प्रोसेस है वो क्या है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं 4, वो है आपका प्लेसमेंट के दौरान, ठीक है, डायग्नोस्टिक, ठीक है, फॉर्मेटिव या फिर समरेटिव। बताइए भाई क्या होगा इनमें से। क्वेश्चंस आपके सामने है और आंसर बताने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का बी बता रहे हैं, ठीक है। ये बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा। नहीं पता, आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ इवैल्यूएटिव that access the learning process to provide continuous feedback to the student during instruction, that is formative learning। ठीक है, वो क्या होगा, फॉर्मेटिव होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, द फर्स्ट एवर एफएम सर्विस वॉर स्टार्टेड इन इंडिया ऑन, जो भारत में सबसे पहले एफएम सर्विस शुरू की गई थी वो कब शुरुआत किया गया था। मिसलेनियस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है, तो भारत में द फर्स्ट एवर एफएम सर्विस वाज स्टार्टेड इन जुलाई 23rd 1997, जुलाई 23rd 1997, ठीक है, जुलाई 23rd 2007 या फिर जुलाई 23rd 1987। तो यहाँ पे 1997 है, यहाँ पे 1977 है, ठीक है, 2007 और 1987। बताइए भाई, जुलाई 3rd कॉमन है, अब आपको ईयर इसमें से क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है कि विच वन इज करेक्ट आंसर। बताइए, किसी को बता सकते हैं आप सही आंसर क्या होगा। नहीं पता, चलिए ठीक है, जुलाई 23rd 1977, जुलाई 23rd 1977 को द फर्स्ट एवर एफएम सर्विस वाज स्टार्टेड इन इंडिया। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि द बेसिक फैक्टर्स ऑफ इफेक्टिव लर्निंग्स आ। तो जो बेसिक फैक्टर है रिगार्डिंग टू द इफेक्टिव लिसनिंग, माफ कीजिएगा लिसनिंग की बात कर रहा, लर्निंग नहीं। तो ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है कि जो बेसिक आपके फैक्टर हैं किसके लिए, इफेक्टिव लिसनिंग के लिए, वो क्या क्या हैं ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, ओपिनियंस, इंटरप्शंस एंड द स्टेयर एंड ग्लेयर, ठीक है, एग्रेसिव क्वेश्चनिंग, फ्रिक्वेंट मूवमेंट एंड कॉन्टिन्यूअस कॉज, ठीक है, मीटुइज्म, ठीक है, ग्लेसिंग, साइडवेज, ऑफरिंग एडवाइस एंड द डी acknowledgement of thought, reflection and asking
अभी आवाज आ रही है? बताइए, अभी आवाज आ रही है आप लोगों की? बताइए भाई, आप लोगों को आवाज आ रही है? 1 मिनट रुकिए। हेलो, बताइए भाई, क्या आप सभी तक हमारी आवाज आ रही है? एक बार मुझे फिर से बता दीजिए कि क्या आप सभी तक मेरी आवाज अभी पहुंच पा रही है? ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बीच में माफ कीजिएगा, कुछ नेटवर्क इशू की वजह से जो है आवाज नहीं पहुंच पाई थी। एक बार मुझे बता दीजिए कि किस नंबर ऑफ क्वेश्चन तक जो है कि आप लोगों ने सुना था। ठीक है, बताइए भाई, कहाँ तक जो है, किस क्वेश्चन तक जो है आप लोगों ने सुना था, वहां से वापस से हम रिपीट कर दें। एक बार मुझे बता दीजिए किस क्वेश्चन तक। जैसे अभी हम क्वेश्चन नंबर 21 तक हैं, तो उसके पहले आप लोगों ने सुना था या फिर कहाँ तक था जानकारी आप लोगों को? 21 तक, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इफेक्टिवनेस ऑफ जो टीचिंग्स है वो किसके आधार पे जज किया जाता है? लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट। जो आपके स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम्स होते हैं उसके आधार पे क्या किया जाता है, उसको जज किया जाता है। ठीक है, लर्निंग आउटकम जो होते हैं। अच्छा, 21 तक आप लोगों ने सुना था, माफ कीजिएगा मैं वापस उसको कर दे रहा हूं। वैसे 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए मैं उसको वापस से बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 22 से। ठीक है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 22, हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपल है भाई। तो इनमें से कौन सा रिपोर्टिंग फॉर्मेट में फॉर्मली प्रिस्क्राइब्ड किया गया है? डॉक्टरल लेवल थीसिस को, कॉन्फ्रेंस ऑफ रिसर्चर्स को, वर्कशॉप एंड सेमिनार्स को, या फिर सिंपोशिया को? बताइए, इसमें इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन से आप देख रहे होंगे, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो हैं वो बन रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा ट्रिकी होगा, जहां पे आप सबसे ज्यादा फंसेंगे, वो यही 3 है। पहले तो रिसर्च एप्टीट्यूड में फंसेंगे, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड में फंसेंगे, और आपके जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा कम ट्रिकी है, इसमें जो है काम भर आप निकल जाते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो गलत होता है वो रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड में होता है। तो इसको लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जब हम इसकी क्लासेस लेंगे तो वहां पे जब डायग्राम मेथड से हम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हर एक फैक्ट, हर एक चीजें जो है आपको वहां पे क्लियर हो जाएंगी। चलिए, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर होगा जो डॉक्टरल लेवल थीसिस है, ठीक है, ये प्रिस्क्राइब्ड किया जाता है। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है, इसके पहले जानने के पहले एक बार वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हम आप सभी के लिए लगातार यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं? द रिसर्च अप्रोच ऑफ मैक्स वेबर टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग्स इन नेचुरल सेटिंग इज आइडेंटिफाइड एज। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनको आपको बताना है। पॉजिटिव पैराडिगम, ठीक है, क्रिटिकल पैराडिगम, ठीक है, नेचुरल पैराडिगम एंड इंटरडेटिव पैराडिगम। ठीक है, इसमें ऑप्शंस का आंसर पहले भी दिया गया है, ऑलरेडी दे दिया गया है, इसलिए आपको इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जब ये पेपर बनाया जा रहा था तो उस दौरान इसका आंसर यहाँ पे हटाया नहीं गया, तो इसमें आंसर दे ही दिया गया है, तो इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जो पीडीएफ है, ठीक है, मैं जो रुद्र आईएएस एकेडमी का हमारा टेलीग्राम चैनल है,
ठीक है, उस पे मैं आज ये क्लास कंप्लीट होने के बाद ये पीडीएफ आप लोगों को वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो भी क्लासेस होंगी सभी क्लासेस की पीडीएफ आप लोगों को, जो आपका टेलीग्राम चैनल है या फिर हमारा जो ऐप है, ठीक है, उस ऐप पे जो हमारा रुद्र एकेडमी, आप चाहें तो हमारा जो ऐप है, माफ कीजिएगा, रुद्र एकेडमी पे जो हमारा है उस पे आप लोगों को लंबे समय तक सभी नोट्स जो हैं वहां पे मिल जाएंगे। तो आपको अतिरिक्त कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वहां पे ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे मैं जो है डेली बेसिस पे जो आपका ये क्वेश्चन पेपर है वहां पे क्लास के बाद मैं आप लोगों को सेंड कर दिया करूंगा। तो आप लोग प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां से चीजों को आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 हमने ऑलरेडी अभी कुछ देर पहले आप लोगों को बताया ही कि इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज टू बी जज्ड ऑन इन विच टर्म। तो आपकी जो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग है, आप सभी जानते हैं जो स्टूडेंट के द्वारा आउटकम दिया जाता है क्लास में लर्निंग की, उसके द्वारा जो है उसको क्या करते हैं, हम जज करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा क्वेश्चन नंबर 24 का, वो क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने दिया गया है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव एवोल्यूशन इज। फॉर्मेटिव एवोल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने जो है यहां पे दिए गए हैं। ये जैसे ही कंप्लीट होगा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो दृष्टि आईएएस की पता होगी कि आप लोगों की बुक आती है, बुक आती है किसकी, दृष्टि आईएएस की, वो भी कौन सी, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की। तो इसकी जो फर्स्ट पेपर की बुक है हिंदी वाली, उनके सभी एमसीक्यूज जो हैं वो हम यहाँ पे लाइव आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको हिंदी के भी यहाँ पे चीजें मिलेंगी और इंग्लिश की भी जो चीजें हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगी। ठीक है, तो पूरा का पूरा दृष्टि आईएएस का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जो उसमें प्रोवाइडेड है आपके बुक में, वो सभी चीजें जो है हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मेटिव एवोल्यूशन इज, ऑप्शन दिया गया दैट इज कम्स एट टर्मिनल पॉइंट, दूसरा दिया है दैट इज यूज्ड बिफोर प्रोग्राम डिजाइन, relates to indicating the learning outcome of teaching and that is held during teaching। बताइए भाई क्या है, कोई बता सकता है आप में से, what is the right answer, कोई बताए भाई क्या होगा, पता है। तो जो फॉर्मेटिव एवोल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि इट इज द हेल्ड ड्यूरिंग टीचिंग। ये आपके टीचिंग के दौरान जो है ये क्या किया जाता है, ये इवोल्यूट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसका आंसर डी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 तरफ चलते हैं। कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, संप्रेषण से क्वेश्चन है, सिंपल है। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि संप्रेषण या फिर जो कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही सिंपल होते हैं, बस इनको समझने की आवश्यकता है आप लोगों को। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इन कम्युनिकेशन चैनल इंडिकेट्स, जो कम्युनिकेशन चैनल है उसमें चैनल क्या इंडिकेट्स करता है, मैसेज, कंटेंट, डिकोडिंग, मीडियम एम्प्लॉयड, ए बी सी डी। बताइए भाई इन कम्युनिकेशन चैनल इंडिकेट्स, बताइए भाई चैनल क्या इंडिकेट्स करता है कम्युनिकेशन में, कोई बता सकता है। अब इससे तो भाई देखो बेसिक क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है, अब इससे बेसिक क्वेश्चन निकालोगे तो फिर मतलब नहीं है पढ़ने का। बताओ चैनल किसको इंडिकेट करता है कम्युनिकेशन के अंदर, अरे भाई मीडियम को इंडिकेट करता है। ठीक है, इसमें समय क्या लगाना है, किसको इंडिकेट करता है, मीडियम को इंडिकेट करता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ठीक है, तब तक जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग। इफेक्टिव टीचिंग में वो कौन सा की बिहेवियर है
ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है कि यूजिंग स्टूडेंट आइडिया एंड कंट्रीब्यूशन, स्टूडेंट के आइडिया को और उनके कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा है। दूसरा स्ट्रक्चरिंग, ठीक है। तीसरा इंस्ट्रक्टिंग वैरायटी, ठीक है। और चौथा क्वेश्चनिंग। तो इनमें से कौन सा जो है वो क्या है, की बिहेवियर है किसके, इफेक्टिव टीचिंग का। 26 का डी बता रहे थे, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर था। ये फिलहाल बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग, यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज एंड द कंट्रीब्यूशन, ठीक है, स्ट्रक्चरिंग या फिर इंटरेस्टिंग वैरायटीज। ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि काइनेटिक्स सजेस्ट, काइनेटिक्स क्या सजेस्ट करता है। ऑप्शंस आपके सामने यहां पर दिए गए हैं, वॉइस इक्वालिटी, वॉइस क्वालिटी, विजुअल अपीयरेंस या फिर कंटेंट डिलीवरी। बताए भाई क्या होगा। सॉरी एक और है इसमें, बॉडी लैंग्वेज, इसमें डी ऐड कर लीजिएगा, बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। तो इनमें से इन चारों ऑप्शन में से जो काइनेटिक्स है वो किसको सजेस्ट करता है, वॉइस क्वालिटी को, विजुअल अपीयरेंस को, कॉन्टेक्स्ट डिलीवरी को या फिर जो है बॉडी लैंग्वेज को। तो काइनेटिक्स ऑलवेज सजेस्ट अबाउट द बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। अंतिम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 तक करेंगे, उसके बाद हम आज दृष्टि आईएएस के कुछ प्रश्न जो हैं वो आपके साथ जो है यहाँ पे शेयर करेंगे, ठीक है। किस प्रकार के प्रश्न हैं, उनका लेवल क्या है, और उसमें भी खासकर हम जो टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक है, ठीक है, उसको हम आपके साथ जो है वहां पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि यूजीसी इंसिस्ट ऑन रिसर्च पेपर टू बी पब्लिश्ड इन जर्नल्स विथ, यूजीसी जो रिसर्च पेपर होते हैं उनको कहां पे पब्लिश करने के लिए जो है किस चीज के लिए इंसिस्ट करती है। ऑप्शंस दिया गया है ISSN नंबर, ISBN नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर सीरियल नंबर। बताइए क्या होगा, ISSN नंबर, ISBN नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर जो है सीरियल नंबर। ये तो बेसिक है, आप लोगों ने जब रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ा होगा तो वहां पे इन चीजों को तो आप लोगों ने जरूर से देखा होगा। क्या होगा बताइए। सिंपल सा है भाई कि रिसर्च पेपर जब जर्नल में पब्लिश किए जाते हैं तो वहां पे ISSN जो नंबर है, ये अब मेरा क्वेश्चन है आप सभी के कल के लिए कि जो ISSN नंबर आप देख रहे हैं और ISBN नंबर देख रहे हैं, कल के क्लास में इसका फुल नेम याद करके या फिर बताइएगा हमें। कारण यह है कि आपके एग्जाम में कई बार छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं उनके फुल नेम, उनके पूरे नाम पूछे जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे भी बने, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि व्हाट इज द मीन बाय द टर्म ISSN नंबर और ISBN नंबर, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ISSN नंबर, ठीक है। अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके बाद हम लोग दृष्टि आईएएस के जो कुछ प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे। आज ही किस प्रकार के प्रश्न हैं और उनकी चर्चा जो है हम लोग कल की क्लास से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहां पे आपको क्या गया, गैप दिया है जिसको आपको फिल करना है। इज इंपॉर्टेंट फॉर अ मॉडर्न इकोनॉमी, क्या इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इकोनॉमी के लिए। तो आपके सामने जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से बताना है कि मॉडर्न इकोनॉमी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अ कॉमन थ्रेड, ठीक है, डिटर्मिनेशन, सही, हाँ, डिजिमेशन ऑफ क्रेडिबल डाटा, ठीक है, अनरिवेलिंग स्टैटिकल सिस्टम, ठीक है, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। बताइए क्या होगा, कोई बता सकता है आप में से कि मॉडर्न इकोनॉमी के लिए क्या आवश्यक है। कॉमन थ्रेड आवश्यक है,
डिजमिनेशन ऑफ क्रेडिबल डाटा आवश्यक है, अनरिवीलिंग स्टैटिस्टिकल सिस्टम आवश्यक है, या फिर जो है सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा है? क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो बी है इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ दूसरे दृष्टि के जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये हैं भाई, देखो वो पेपर, क्वेश्चन पेपर हिंदी में है। ठीक है, तो यदि थोड़ा बहुत दिखाई देगा तभी बताइएगा। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड का है ये। ठीक है, क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है, एक बार मुझे बता दीजिए भाई, क्वेश्चन पेपर जो है क्या आप उसे देख पा रहे हैं? एक बार मुझे बता दीजिए। क्लियर दिखाई दे रहा है? बताइए भाई। लगभग इसमें 250 के ऊपर क्वेश्चन हैं। देखिए हर टॉपिक के ऊपर, हर यूनिट से दृष्टि आईएएस जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें कुल हर में लगभग 250 के आसपास जो क्वेश्चंस हैं वो हैं, बाकी अलग सेट दिया गया। तो डोंट वरी, इसको टोटल जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इस देखिए ये दिखाई तब देगा क्योंकि ये बुक की वो पीडीएफ है, ठीक है, जनरल पीडीएफ नहीं है। ये दिखाई तब देगा जब आपने जो वीडियो क्वालिटी है उसको आप लोग इनहेंस कर लेंगे। ठीक है, बढ़ा लीजिए, जो वीडियो क्वालिटी है वो 720 पिक्सल पे कर लीजिए, आपको जो चीजें हैं वो दिखाई देंगी। ठीक है, चलिए जैसे मैं यदि क्वेश्चन पढ़ूं तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि अर्थ हेतु अध्ययन अधीन सब्जेक्ट के जीवन के विश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका फोकस होता है? ठीक है, संरचनावाद का फोकस होता है, व्यवहारिकतावाद का फोकस होता है, समाजवाद का फोकस होता है, या फिर दृश्य घटना विज्ञान का फोकस होता है? और ये क्वेश्चन आपके एनटीए यूजीसी नेट अक्टूबर 2022 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है कि अर्थ हेतु अध्ययन अधीन जो सब्जेक्ट है उसके जीवन के विश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका फोकस है? संरचनावाद, समाजवाद, व्यवहारिकतावाद, या फिर दृश्य घटना विज्ञान? बताइए क्या होगा? कोई बता सकता है आप में से? 480 पिक्सल भी यदि मोबाइल में देख रहे हैं तो 480 पिक्सल कर लीजिए, वहां पे आपको सफिशियंट दिखाई देगा। ठीक है, कोई बता सकता है इसका सही आंसर क्या होगा? 1 का सी। ठीक है, और भी बताइए कोई? 1 का डी, दृश्य घटना विज्ञान। डोंट वरी, इसकी चर्चा हम लोग कल की क्लास से फर्दर करेंगे। दृष्टि आईएएस के जो क्वेश्चंस हैं टोटल टॉपिक, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, या फिर आपके जो अदर आपके यूनिट्स हैं, उन सभी से क्वेश्चंस हम लोग एक एक करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल मैंने आप लोगों को एक छोटा सा बता दिया कि इस क्वेश्चन जो हैं वहां पे काफी अच्छे लेवल के दृष्टि आईएएस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके आधार पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो काफी आपके लिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे होगा और आपके लिए काफी बेनिफिशियल भी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो क्लास है आप लोगों के लिए सहायक रही होगी। हम लोग जल्द ही डिटेल्ड क्लास भी शुरू करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूं, कई बार जो बच्चे बीच में आएंगे वो कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे केवल क्वेश्चन आंसर चल रहा है, क्योंकि ये क्विक रिकैप क्लास है, अर्थात क्वेश्चंस और आंसर फॉर्मेट का सेशन है। डिटेल अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे तो एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनकी भी चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके एग्जाम तक मैक्सिमम टॉपिक जो है, जो मेजर टॉपिक आपके एग्जाम में रोल प्ले करते हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बस चैनल पे जुड़े रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप सभी तक यूजीसी नेट की सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन सीधा आप तक पहुंचती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य बड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।